collaboration with Arya Group of Colleges and the Desert Trial. Now I would request respected Shri Sanjay Sardana Sir, Dr. Pooja Agarwal Ma'am, Dr. Suman Sharma, Amrita Maurya Ji, Shalini Chaudhary, Dr. Anshuman Jamdade for lamp lightning on stage. अमृतम इंस्पिरेशनल टॉक शोज का सेकंड सीरीज को हम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं अभी जो नए नए आए हैं। आपकी बातों से मैं ये मानती हूँ कि अगर हम इनमें से 10 बच्चों को भी आज कुछ नया सिखा सके या इनकी सोच बदल सके तो हमने अपना काम आज यहाँ इकट्ठे होकर इस ऑडिटोरियम में पूरा कर दिया है। वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल एंड थैंक यू एंड आई वेलकम दी फैमिलीज। सर के साथ मैम आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, आई वेलकम यू ऑल्सो। और शालिनी की मदर आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप भी हमारे इस कैंपस में आज पधारे हैं। थैंक यू सो मच। सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, आज अमृतम इंस्पिरेशनल टॉक सीरीज़ की ये हमारी दूसरी कड़ी है। इस सीरीज़ में हम ऐसे व्यक्तित्व को आपसे मिलवाते हैं जो आपसे रूबरू होकर आपको ये बताएंगे कि अपने जीवन में उन्होंने कैसे संघर्षों का सामना किया और कैसे बड़ी बड़ी चुनौतियों को हराया। What is their motivation? How they challenge and face these challenges? माननीय अतिथि डॉक्टर अंशुमान जमदड़े जी, पैरा एथलीट शालिनी चौधरी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री संजय सरदाना जी, ऑर्गेनाइजर्स आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वाइस प्रेसिडेंट पूजा अग्रवाल जी। शायद कोई काफ़ी व्यस्त हैं इसीलिए वो हमारे बीच में नहीं है, पर हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका यहाँ प्रदान किया। अमृता मौर्य जी, एडिटर द डेजर्ट ट्रेल, और यहाँ मौजूद सभी होनहार छात्र और छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच जो खास 2 मेहमान हैं वो है डॉक्टर अंशुमान जमदड़े जी और पैरा एथलीट शालिनी चौधरी। तो मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करूँगी शालिनी चौधरी जो 100% नेत्रहीन है। डॉक्टर शालिनी चौधरी जी और अमृता मौर्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी इस टॉक सीरीज का आरंभ करने के लिए। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान हो रहे जिंदगी, मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, जिंदगी की थकान में गुम हो गए वो शब्द जिसे सुकून कहते हैं, और जीतता वही है जो हौसलों से बुलंदियों को आगे बढ़ता चला जाता है और इतिहास रच जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है हमारी कुछ शालिनी चौधरी जो 100% नेत्रहीन है। पिता पेशे से ड्राइवर, माता एक गृहिणी, पर देखो विधि का विधान, माँ बाप के लिए रोशनी बन गई है हमारी शालिनी। नेत्रहीन शालिनी को भले ही दोनों आंखों ने देकर भले ही ऊपर वाले ने उनकी जीवन में अंधेरा भर दिया, लेकिन 15 वर्ष की आयु में राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर चयनित होने के बाद उन जरूरतमंद बेटियों के भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रहे। वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड को आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिसके तहत आपने अपनी हम उम्र को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है और करती रह रही है। बीए पार्ट 2 की छात्र पार्ट 2 में अध्ययनरत राजकीय कला महाविद्यालय कटरा थल सीकर की रहने वाली पैरा एथलीट
कई सम्मानों से सुसज्जित है। स्पोर्ट्स कैटेगरी T11, जी ये T11 जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है पैरा एथलीट की, ये 100% नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए होती है जो T11 की कैटेगरी में आती है। 10वीं में 86% के साथ कक्षा में प्रथम स्थान, 12वीं कला वर्ग में 96.80% अंकों से संपूर्ण जिले में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। तालियां तो होनी चाहिए ना। इंटरनेशनल स्तर पर उपलब्धियां नॉर्टविल 2019 वर्ल्ड पैरा एथलीट जूनियर चैंपियनशिप 1 से 4 अगस्त 400 मीटर 400 मीटर T11-13 U17 में चौथा स्थान मिला। वुमेन 800 मीटर T11-13 U17 पांचवा स्थान। एशियन पैरा यूथ पैरा गेम्स बहरीन 2021 वुमेन 800 मीटर में T11-13 U17/20 चौथा स्थान मिला। नेशनल लेवल में उपलब्धियां, इन्हें नेशनल लेवल में 11 मेडल मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज इन्हें मिला है। और राज्य स्तरीय उपलब्धियों में इन्हें 11 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है। और इनके अवार्ड्स इस प्रकार से हैं। 2018-19 राज्य स्तरीय राज्य योग्यजन पुरस्कार, जिला स्तर पर 15 अगस्त 2017 को इन्हें सम्मानित किया गया। 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 2018 में पद्माक्षी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में ही इन्हें गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में पुनः स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 96.80% प्राप्त करने के लिए इन्हें बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये तालियों की हकदार है। इसके अलावा इनमें कुछ खासियत भी हैं। इन्हें संगीत, कविता, कहानी लेखन और डायरी लेखन में भी बहुत रुचि है और हम आज इनसे छोटी सी कविता भी सुनेंगे इनकी। अंत में आपको मैं यही कहना चाहूँगी, इसी तरह बेटा आप जीवन की ऊंचाइयों को छूते रहिए और लोगों के जीवन में रोशनी भरते रहिए और उनका मार्गदर्शन करते रहिए। तो आइए हम कुछ वार्तालाप करते हैं शालिनी चौधरी और हमारी संपादक डेजर्ट ट्रेल की अमृता मौर्य जी से। थैंक यू। शालिनी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? जयपुर आए हो इतनी गर्मी में अपनी बात साझा करने। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम सबसे मिलकर और इट्स आई एम श्योर इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। ग्रेट। आप मुझे शुरुआत से बताओ, जैसे यहाँ पे कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, आप नॉर्मल बच्चों के साथ आप स्कूल जाते थे, जबकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, तो आपने स्कूल की पढ़ाई कैसे की? 5th क्लास तक तो मेरी ओरली एग्ज़ाम हो जाती थी, तो आई यूज टू मम्मा मुझे पढ़ाती थी, वो मुझे पढ़कर सुनाती थी, फिर याद करवा देती थी। तो मैं मैम मुझे क्वेश्चंस पूछ लेते थे स्कूल में, उनका मैं आंसर कर देती थी। देन फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड आई started facing some problems because एग्ज़ाम कोर्स भी धीरे धीरे सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी होता जा रहा था। फिर हमें एग्ज़ाम्स जैसे लिखने के लिए राइटर के थ्रू मुझे एग्ज़ाम देना होता था। तो मैंने मम्मा मुझे रिकॉर्ड करके देते थे फ़ोन में, तो मैं सुनती थी, बट वो उस तरह से ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होता था क्योंकि तब और आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। कौन सी विधि अपनाई फिर? कैसे उसके बाद 6th में मैंने किया और फिर 7th क्लास में मैंने ब्रेल सीखा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। ग्रेट। या सो उस टाइम पे हु इज योर ब्रेल टीचर? मुझे ब्रेल मतलब मम्मा ने वैसे कोड्स लिए, उनके टीचर मम्मा ने सिखाया? हाँ, मम्मा ने आप पहले आपने सीखा होगा उसके लिए? नहीं, उन्होंने मतलब कि उन्होंने जैसे जनरली आप लिखते हैं उस तरह कोड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोड्स होते हैं, उन पे पूरी ब्रेल लिखी जाती है। तो उन्होंने वो नंबर्स के कोड लिखे और उस तरह उन्होंने उनके टीचर थे सुभाष चुग सर, तो वो भी ब्लाइंड थे, उन्होंने उनको वो कोड्स बताए और एक ब्लाइंड स्कूल से जो हिंदी की जो क ख ग जो होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग से वर्णमाला की जो एक स्लेट जैसे आती है,
तो उसको फिर उसमें लिखा हुआ भी होता है, जैसे साइटेड पर्सन्स भी उसको देख के समझ सकते हैं। अच्छा, तो उस तरह से उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं धीरे धीरे लिखना सीखा। नियरली इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई कुड रीड एंड राइट। सो किस ईयर की बात है? 10th क्लास की बात है? नहीं, 7th। 7th की, यस। ठीक है। Yes. और अभी आप किस तरह से पढ़ते हो? क्योंकि ब्रेल आपके हाथ में दिख रहा है, ये भी मैं आपसे हाँ जी। चाहूँगी कि आप पढ़ के सुनाओ हमें। और ब्रेल पढ़ने के बाद हमें बताना कि, क्योंकि आप स्टडी बहुत वास्ट हो गए, अभी आप कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तो अभी किस तरह से पढ़ते हो? ब्रेल पढ़ने के बाद मुझे उसके बारे में बताना। ये मुझे पढ़ के बताइए, आपके हाथ में कुछ लिखा हुआ है? और जी, ये एक कविता या गज़ल की तरह कह सकते हैं। मैं कभी कभी थोड़ा लिखती हूँ। आपकी लिखी हुई है? जी। अच्छा, सुनाइए। जी। जैसे दरिया में मौजों सी मचलती हुई दुनिया, जैसे दरिया में मौजों सी मचलती हुई दुनिया, क्यों बदल जाती है रोज़ बदलती हुई दुनिया। वाह। शुक्रिया। बड़ी ज़ालिमों बेरहम लगती है, बड़ी ज़ालिमों बेरहम लगती है, फूल से ख्वाबों को मसलती हुई दुनिया। स्याह लिबासों में ढकी हुई गुमसुम, स्याह लिबासों में ढकी हुई गुमसुम, रात के उजालों में निकलती हुई दुनिया। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। आगे। ज़रा देखो वहाँ आखिर कैसा तमाशा है, ज़रा देखो वहाँ आखिर कैसा तमाशा है, किधर जाती है टहलती हुई दुनिया। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और कोई मिले जो ज़रा प्यार से बोले, कोई मिले जो ज़रा प्यार से बोले, मिलती है फ़कत आग उगलती हुई दुनिया। ये ज़िंदगी से फिर बिछड़ना नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया। ये ज़िंदगी से फिर बिछड़ना नहीं चाहती, उम्र के हाथों से फिसलती हुई दुनिया। नए नए मासूम रंगों में शबो रोज़ ढल रही, नए मासूम रंगों में शबो रोज़ ढल रही, बर्फ़ की चादर ये पिघलती हुई दुनिया, जैसे दरिया में मौजों सी मचलती हुई दुनिया। थैंक यू। कितनी सुंदर कविता आपने, मतलब एकदम भावुक कर दिया, अपने मन की बात बोल दी। लेकिन हम लोग प्यार से मिलेंगे, हम उस दुनिया के लोग नहीं, आग उगलते हैं। हम तो प्यार बांटते हैं और प्यार चाहते हैं, प्यार की दुनिया है हमारी। बिल्कुल। आप ब्रेल बाएं से दाएं तरफ जी, हाँ। पढ़ते हो, जैसे हम लोग भी बाएं से दाएं पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन लिखते कैसे हैं ब्रेल? इसे मतलब लेफ्ट से राइट तो इसे पढ़ा जाता है और राइट से लेफ्ट अच्छा। लिखा जाता है। अच्छा, मतलब राइट से लेफ्ट, जैसे उर्दू लिखते हैं, हाँ, इसको हाँ। उल्टा लिखते हाँ, हैं, इधर हाँ। से लिखते हैं और हाँ। पढ़ते इधर से। जैसे ये पेज मैंने लिखा है तो इसको उल्टा करके जैसे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दूसरे साइड से लिखा, इसको एक तरह छेद की तरह करने होते हैं इसमें इंडेंटेशन, अच्छा, और उसको फिर उल्टा करके इस साइड से पढ़ना पड़ता है। आप मोबाइल भी चलाते हैं? मोबाइल हाँ। कैसे चलाते हैं? क्या आपके पास है मोबाइल आपका? हाँ, हाँ। हमें बताइए कैसे ऑपरेट करती हैं, वो कहाँ से सीखा? क्योंकि उसका जब मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन मिला था तो उसका एक ट्रेनिंग सेशन भी हुआ था, और फिर धीरे धीरे मैं खुद सीख गई। टॉक बैक एक फ़ीचर होता है, लगभग सभी स्मार्टफोन्स में होता है, तो वो सेटिंग्स में टर्न ऑन करने के बाद वो सभी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन रीड करता है। तो ये हम लोग के भी फ़ोन में होगा? हाँ। हमें तो नहीं पता। ये कभी किसी ने बताया भी नहीं। चलिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो हाँ। उसको खोल के मुझे कुछ पढ़ के बताइए, या कैसे ऑपरेट करते हैं हम देखना चाहेंगे। माइक मुझे दे दीजिए। आप क्या क्या ऑपरेट करते हैं इस पर, ये बताइएगा। हम लोग जैसे फेसबुक, इंस्टा हाँ, यूज़ करते Facebook, हैं, मेल, yes, वो yes. सब आप इस पे ऑपरेट करते हैं? जी हाँ, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप। सब जगह हो आप? हाँ जी। फिर तो आपको ढूंढेंगे हम। बड़ी मज़ेदार बात है। तो हाँ, ऑपरेट करिए, खोलिए, हम देख रहे हैं। माइक मैंने आपका पकड़ा है। ये स्क्रीन कोई ऐप खोलो। हाँ, ऐप खोलो। कौन सा ऐप? आप जिससे स्टडी करते हो वो ऐप खोलो। जी ठीक है। ये फ़ोन हमारे जैसा ही फ़ोन है? जी हाँ। अलग नहीं है, कोई स्पेशल कुछ नहीं है इसमें? नहीं, इसका जब टॉक बैक टर्न ऑफ करने के बाद ये कोई भी यूज़ कर सकता है सेम। अभी मैं प्ले करती हूँ।
अच्छा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए मिट्टी पर वनस्पति से फसलों एवं वृक्षों का चयन करके उन्हें विकसित कर कृषि का रूप दिया। अच्छा, Each like chapter का चयन करके It's your chapter? विकास करके Yes. कृषि का like it's a chapter of geography. तो ये से this is an app called, its name is Kibo. तो ये पढ़ता है जस्ट लाइक एन ऑडियो बुक। PDF जब इसमें प्रोसेस करके मैं डाल देती हूँ, सेव कर देती हूँ, तो फिर ये इसको प्ले करने के बाद ये रीड करने लगता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप अपनी बुक के जो चैप्टर जो हाँ। हमारी बुक है हाँ। इसके चैप्टर्स के PDF बना लेते हैं, Yes. PDF बना के इसमें लोड कर देते हैं, तो ये आपको चैप्टर पढ़ के सुना देता है। हाँ ये हाँ इसमें मैं नेविगेट भी कर सकती हूँ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड्स बाय वर्ड। अच्छा, ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, अब आप अपना माइक पकड़िए। थैंक यू। तो इस तरह से आप ऑपरेट करते हैं और इस तरह आपकी पढ़ाई होती है। तो अभी जितने क्या सब्जेक्ट है आपके पास अभी हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट आप मोबाइल से ही पढ़ते हो? इसी तरह हाँ। चैप्टर्स के ऑडियो बनाकर Yes. PDF डाल के उसके ऑडियोज आप सुनते हो? हाँ हाँ। और एग्जाम किस तरह देते हो? आप खुद राइटिंग करते हो नहीं। ब्रेल में या किस तरह है? नहीं, ब्रेल में मैं नहीं करती, बिकॉज ब्रेल तो एग्जामिनर समझ नहीं सकते। तो राइटर होता है, मुझे वो मुझे क्वेश्चंस बताते हैं, तो मैं आंसर करती हूँ, देन वो उसको लिखते हैं। कौन सी क्लास में ऐसा हुआ था कि आपने ब्रेल में एग्जाम दिया और टीचर को समझ पता नहीं था ब्रेल का, तो आपको मार्क्स नहीं दे पाए, तो खुद आपको अपनी जो है आंसर शीट पढ़ के सुनानी पड़ी थी और हाँ। उसके आपके ऑडियो जो आपने बोला उसके ऊपर मार्क्स मिले थे? कौन सा एग्जाम था? 8th स्टैंडर्ड का हाफ ईयरली एग्जाम। तो आपने वो अपनी बुक नोटबुक पढ़ के ब्रेल में जो हाँ। लिखी थी? हाँ, जो मैंने लिखा था उसको उन्होंने कहा कि आप पढ़ के सुनाइए। तो आपकी कोई स्पेशल स्कूल कभी नहीं रहा जो नॉर्मल नहीं। बच्चे जैसे ये सभी कॉलेज हाँ। स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे ही जाते हो आप? जी हाँ। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। और जहाँ इतने बच्चे हैं, जहाँ विजुअली इम्पेयर्ड इस देश में, और ब्रेल हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप्ड है, कंप्यूटर में सभी जगह अवेलेबल है, लेकिन इन बच्चों के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं। आप देखिए, लेकिन उसके बाद भी जब ये बच्ची 10th में और 12th में टॉपर आती है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो कितनी बड़ी बात है। ये सोचने की बात है कि ये कहाँ से इतना कंसंट्रेशन लाती है और माइंड को कैसे इतना कंट्रोल करती है कि सारी दुनिया की चीज़ें छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाती है। आप क्या सोचते हो पढ़ने के अलावा? क्योंकि पढ़ाई में तो आप अव्वल हो, लेकिन क्योंकि एथलीट हो, हम जानते हैं, इंटरनेशनल जा चुके हो और पैरालंपिक की तैयारी कर रहे हो, आपको एक्चुअली जाना किधर है? क्या बनना चाहते हैं? स्पोर्ट्स में आई थिंक हर स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है, आई वांट टू बिकम एन ओलंपियन, और आई वांट टू गेट अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। दैट्स ग्रेट, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किस साल आपने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स में आना चाहिए? पढ़ते हुए तो आप इतना अच्छा कर रहे थे, अचानक क्या हुआ कि स्पोर्ट्स की तरफ मुड़ गए? In 2016 I heard about Olympics, Paralympics actually. So How did you join? yeah, in from newspaper, my Newspaper. mom used to tell me in the news, there was news about Devendra Jhajadiya. He got the gold medal, again the gold medal, and then she told me that he had got gold medal in 2004 also. So that's how I got to know. And जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं उनसे इंस्पायर थी कि अच्छा है, क्योंकि ये फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज आई लव टू रन। मुझे रनिंग करना बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही। आई डिडंट नो कि मैं कभी स्पोर्ट्स में जाऊंगी, या इस बारे में मैं नहीं जानती थी तब तक। और जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेट गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया, तब तक मुझे नहीं पता था कि टाइमिंग क्या होता है या 100 मीटर कितना होता है। मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग, बट ग्रेजुअली आई लर्न ऑल थिंग्स एंड ग्रेट। अभी आप पर डे कितना प्रैक्टिस तो करते होगे ना अभी? हाँ, पर डे कितना रन कर लेते हो? अब हर डे का जैसे अलग अलग शेड्यूल होता है, तो इट्स लाइक 5 किलोमीटर से लेकर 10 5 से 10 किलोमीटर हाँ। डेली सुबह? हाँ, सुबह। कौन उठते हैं आप लोगों में से? कोई उठता है सुबह दौड़ने के लिए? भाई हमारी तो शालिनी बड़ी स्मार्ट निकली। कितने बजे उठते हो? टाइम क्या होता है उठने का सुबह? जी 5 बजे के आसपास, इसके बाद स्टेडियम।
स्टेडियम चले जाते हो। रनिंग टाइम क्या है, क्या स्पीड है आपकी रनिंग में? 1500 मीटर्स में मेरा बेस्ट टाइमिंग था 6 minutes 10 seconds. 6 मिनट 10 सेकेंड 1500 1.5 किलोमीटर में तो आपने 6 मिनट 10 सेकेंड में कवर किया। Yeah, 1500 meters. 1500 मीटर्स, अच्छा ओके, 100 1500 ठीक है, 1.5 किलोमीटर हुए, 1 हाँ। किलोमीटर हाँ है जी। ना? हाँ। और आप 5 किलोमीटर कितनी देर में करते हो कवर? 5 kilometer in half an hour. आधे घंटा. हाफ एन आवर। ग्रेट, वेरी स्मार्ट गर्ल। बिना आलस के डेली सुबह उठती है। आज प्रैक्टिस की है या छोड़ दी? नहीं, आज मैंने ओनली वॉक किया बिकॉज yesterday आई वेंट फॉर मैं जिम गई थी काफ़ी दिनों से, तो आई वाज लाइक काफ़ी टाइटनिंग. बहुत फिटनेस फ्रीक है। हाँ. कभी कुछ स्किप नहीं करती और बहुत बैलेंस करके रखती है, और कभी एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया तो अगले दिन उसको कंपनसेट करती है। ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट करते चले गए और आपकी हेल्थ डाउन होती चली गई, तो इतना बैलेंस करके चलती है। और डाइट में भी कुछ ध्यान रखते हो खाने पीने का? हाँ, वो ज़्यादा मम्मा रखती है, मुझे उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता. अच्छा, मम्मा ध्यान रखती है। हाँ. हाँ, बहुत अच्छे। कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे? I just want to say कि everyone can do anything you want. आपके अंदर बस उस चीज़ के लिए ये होना चाहिए कि I have to do, और आपके अंदर पैशन होना चाहिए, then you can do anything. That's great. मैंने सुना है आप गाना गाते हो। अभी सुना, कविता तो सुना दी, अब एक गाना सुना दो छोटा सा, कोई लोकगीत, भजन, फिल्मी, जो भी पसंद है। आपके सुर में हमें तो सब कुछ अच्छा लगेगा। मुझे हर तरह के गाने अच्छे लगते हैं, मैं मारवाड़ी गाने भी सुनती हूँ, फिल्मी गाने भी, तो आप अपनी पसंद से सुना जो आपको बहुत पसंद है। ऐसे मैंने एक रामदेव वाला गाना आपसे सुना था, वो तेजा जी वाला. तेजा जी, सॉरी, हाँ, हाँ. वो मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा। हमारे लोक देवता हैं तेजा जी, और उनके लिए आपने बड़ा अच्छा गाया था, वो एक बार सुनाइए। जी, वो सुनाती हूँ. गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तो ही गाजो सावण भादवो, सूतो किशोरी नींद कंवर तेजा रे, थारोड़ा साईना बीजे बाजरो, इतनो तो झूठ मती बोल माता जननी, मारोड़ा साईना खेले गोर में, माता मारोड़ा साईना खेले गोर में, कद कायो बाहाड़ी हल कड़े हैं तेजा रे, नैना नैना टावर खेले गोर में, तेजा नैना नैना टावर खेले गोर में, कटे तो पड़ी है मारी रास्या माता जननी, कटे तो पड़ियो है बाजू बीजणु, ठाण में बन्या है बेला कंवर तेजा रे, बाड़ा में पड़ी है हड़ियो रे हालड़ी, खूंटिया में टंगी है रास्या सार ले, तड़के उठियो भोर को हरियोली नो हाथ, आटा वालो पेर तोलियो, तेजो चाल्यो खेतारे मार, देवान मनाए चाल्या खेता कंवर तेजा रे, सुगन मनावे बेटो जाट को, पेरा बीजा मूंग जवार कंवर तेजा रे, ढोकलिया धोरा में बायो बाजरो. बहुत सुंदर, थैंक यू. बहुत सुंदर, कितनी सुरीली है। थैंक यू. अब आखिरी सवाल मेरा आपके खेलों से है, आप कितने देश जा चुके हो? मैं 2 बार इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर. कहाँ कहाँ गए थे? First one was in Switzerland, in North Switzerland. It was Which year? in 2019. 2019, 2 years back. And then? And another country? Bahrain in December 2021. Great.
और इंडिया में कहाँ कहाँ आपने जाकर अपने खेलों का प्रदर्शन किया है नेशनल जो गेम्स हुए हैं इसमें? नेशनल गेम्स में पहले द फर्स्ट नेशनल्स आई पार्टिसिपेटेड इन, इट वाज हेल्ड इन जयपुर इन 2017, and then I participated in the trials also for the World Championships and Youth Asians, and after that there were nationals in Panchkula, Bangalore, and recently there were nationals in Bhubaneswar. You won medals ना I think भुवनेश्वर में आपने गोल्ड एंड सिल्वर कुछ Yeah, I got a silver medal and 2 bronze medals. ग्रेट, बहुत अच्छा। एक एक खेल में कई कई मेडल लेकर आते हैं और आप देखिए पैरा एथलीट्स हमारे इंटरनेशनल भी जो गए हैं कंट्री से इस बार टोक्यो, तो उन लोगों ने जो मेडल वो लोग लेकर आए और जो नॉर्मल एथलीट लेकर आते हैं, कितना फ़र्क है। इतनी बड़ी संख्या में नॉर्मल एथलीट जाते हैं और बहुत कम मेडल्स लेके आते हैं, जबकि हमारे पैरा एथलीट्स बहुत मिनिमम संख्या में जाते हैं। आई थिंक 18, 20, 22, 25 इससे ज़्यादा नहीं जाते। इस साल पैरालंपिक में हमारे 18 मेडल आए थे, इंडिया से 25 प्लेयर गए थे और 18 मेडल लेकर आए। तो हम चाहते हैं कि अगला पैरालंपिक या कोई भी इंटरनेशनल जो गेम होंगे उसमें आप कुछ लेकर आए और हम फिर यहाँ पे बैठे आपसे बातें साझा करें और उसको एंजॉय करें उस मोमेंट को, और हम आपका वो मेडल भी गले में पड़ा हुआ देखेंगे, हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। आप हम सब के लिए रोल मॉडल हो, सारे बच्चों के लिए रोल मॉडल हो, जो बच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी चुनौतियों को देख रहे हैं और बार बार हारते हैं फिर हिम्मत करते हैं, उन सब के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद शालिनी आपको यहाँ आने के लिए और अपनी कहानी हम सब के बीच साझा करने। Thank you for this opportunity. शालिनी चौधरी को मेरी तरफ, अमृता जी की तरफ से और मेरी तरफ से हम एक छोटा सा मोमेंटो प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची हमारे अमृता जी के कहने पर इतनी दूर से सीकर से चलकर आई है और हम सबका मार्गदर्शन किया। मैं तो खुद इससे इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसी तरह ये हर जगह आकर अपने अनुभवों को सबके साथ शेयर करें। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से घबराता नहीं, क्योंकि उसे डाल टूटने का डर नहीं है, उसे अपने पंखों पर विश्वास है। ऐसे ही कुछ हैं हमारे डॉक्टर अंशुमान जामगढ़े जी। बचपन में ही माँ के प्यार से वंचित रहे, हॉस्टल में पढ़े और बढ़े। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर आपने इस कमी को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया और आगे बढ़ते चले गए। अपनी दिव्यांगता के बावजूद कभी हार नहीं मानी, अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारा। लगन और कर्मठता से आपने कई बुलंदियों को स्पर्श किया। आप प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, MG डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिको इंस्टीट्यूशन, एरिया सीतापुरा में कार्यरत हैं। आपकी पत्नी जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर वैशाली अंशुमान जामगढ़े, वो भी MDS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सीनियर लेक्चर OMFS MGDCH जयपुर में कार्यरत है। डॉक्टर अंशुमान डिफरेंशियली एबल पर्सन, पोलियोमाइलिटिस इनके लेफ्ट लेग में होने के बावजूद एकदम इंडिपेंडेंट, एक बहुत ही गर्मजोशी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के धनी हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि बहुत अच्छा गाते हैं। इनकी कुछ खास उपलब्धियाँ इस प्रकार से, उपलब्धियाँ तो इनकी इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो शाम हो जाएगी पूरी, फिर भी मैं कुछ खास उपलब्धियाँ इनकी पढ़ दूँगी। कुछ बता दें। हाँ, dissertation as a part of MDS application of bone scintigraphy, diagnosis and treatment of cyst benign tumor. Library dissertation completed and guided 14 library dissertations. Dental management of medically compromised patient, guided and co-guided 13 main dissertations. Laser surgery carried out on more than 100 cases of various oral submucous fibrosis, participated in more than 37 CDE and more than 20 CME, 11 national conferences, IAOMR. He also authored 2 books with his wife. ये बहुत खास चीज़ है इनकी। उन्होंने 2 बुक लिखी है अपनी पत्नी के सहयोग से। The first book is Gateway of Health, which was published in Amazon KDP, and the second book Yoga for Beginners, also published in Amazon KDP. इनको जो awards मिले हैं, 1 chess championship MGDCS in 2015. Also, he was the cultural secretary of College Cultural Festival 2016.
awarded as an outstanding differentially able person of the Pink City Jaipur by the Shakti Group. In 2018, outstanding able person and singer by Institute of Mass Communication Rajasthan Chapter 2018, जो अमृता मौर्य जी का ही ग्रुप है. He was also a topper in Mumbai University Final MDS in 2002. Please give him a big hand. He has passed TOEFL and GRE examination, received scholarship from University of Houston, United States of America से इनको scholarship में मिली है for research studies in molecular biology 2004. इनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं खुद नतमस्तक हूँ इनके इन हौसलों की. आपकी दृढ़ निश्चयता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. अंत में समाप्त करते हुए इनकी एक पसंदीदा गीत जो मैंने खुद सुना है उसकी पंक्तियाँ बोलूँगी. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलिए मिलेंगे साए बहार के. धन्यवाद. तो मंच देती हूँ अमृता जी को और डॉक्टर अंशुमान जी को. थैंक यू. धन्यवाद प्रतिमा जी. सचमुच डॉक्टर साहब की उपलब्धियाँ इतनी हैं कि गिनते हुए शाम हो जाएगी, गिनते और गिनाते हुए. लेकिन आज जब हम आपको सुनना चाह रहे हैं तो उपलब्धियाँ तो हम कभी भी पढ़ लेंगे. आज आपकी ज़ुबानी आपकी बात सुनना चाहेंगे. हम बचपन से ही बात शुरू करते हैं. आप बहुत छोटे थे, शायद तीसरी चौथी क्लास में, तब से आपका घर छूटा, गांव छूटा, आप पढ़ने के लिए हॉस्टल चले गए. ये एक बच्चे के लिए परिवार और घर का जो एक माहौल होता है, बच्चे की परवरिश के लिए बड़ा प्यारा सा माहौल होता है, वो आपका छूट गया. उसके बाद पोलियो. इन परिस्थितियों से आप कैसे बढ़े, निकले इसके बाहर, और बाहर रहते हुए आप गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बन गए, टॉपर कैसे हो गए, कैसा संघर्ष था और खुद को कैसे थामा? पहले तो धन्यवाद क्योंकि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए. बचपन में मुझे 6 मंथ में पोलियो हुआ, क्योंकि दैट टाइम पे पोलियो का इन्फेक्शन ज़्यादा था और उस वक्त मुझे फीवर आया था. तो डॉक्टर ने विदाउट बॉयल, मतलब स्टरलाइजेशन, दैट टाइम सिरिंजेस जो आते थे वो ग्लास सिरिंजेस आते थे, तो वो बॉयल करके नेक्स्ट पेशेंट को देना होता है. तो उन्होंने बिना बॉयल स्टरलाइज किए हुए दिया था. उसके बाद पोलियो हुआ. फिर मेरे मम्मी पापा हर एक डॉक्टर के पास जाके इलाज के लिए ये ट्राई करते थे. बट 4th स्टैंडर्ड में मेरा मम्मी का साथ छूट गया. और उसके बाद अभी तक तो मैं तब तक तो हैप्पीनेस ही था, क्योंकि सपोर्ट में मम्मी है, पापा है, सब है. बट जैसे मम्मी चली गई उसके बाद एक साथ मेरे दुखों का जो ये है ये आने लगा. तो समझ भी वो आने लगी कि अभी ये फेस करना है. तो जैसे मुझे बताया गया कि अभी तुम्हें हॉस्टल जाना पड़ेगा, तो मैं दुखी हो गया क्योंकि अभी मैं अकेला हो जाऊंगा. नहीं, वो तो स्वाभाविक है, इतने बड़े बच्चे हॉस्टल में आके आने रोते हैं. तो और शुरू में तो मैं बहुत रोता था, क्योंकि मैं 4th 5th में था, तो कोई ये नहीं है, अकेला पड़ गया था. और मैंने वहाँ पे देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने बताया कि ये देखो, तो वहाँ पे बच्चे वो जिनको माँ बाप ही नहीं, मेरे तो सिर्फ मम्मी नहीं थी, उनको माँ बाप ही नहीं, किन्होंने उनको हॉस्टल में छोड़ा ये भी पता नहीं. तो मैंने देखा कि मेरे दुख तो इनके सामने कुछ भी नहीं है. और ये तो एक पार्ट हो गया. लेकिन जब मैंने उनका दूसरा पार्ट देखा कि वो स्कूल में टॉपर, अपने हेल्थ में, हमारे वो हेल्थ के लिए उधर ये थे एक्सरसाइज एंड हेल्थ में वो फिट थे, स्कूल में टॉपर थे, कुछ कॉम्पिटिशन्स इसमें अच्छे थे. तो मैंने देखा कि इनको इतने प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद भी तो वो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे रियल इंस्पिरेशन थे. उसके बाद मैं अभी तक रोया नहीं. वो आप हंसते रहे. जो इवन शालिनी जैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख के भी मुझे इंस्पिरेशन आता है. दे आर रियल हीरोज फॉर मी. या एग्जैक्टली. लेकिन एक चीज़ है ना, हम सिर्फ इतना ही नहीं देखते, हम उन बच्चों को भी कॉलेज में देखते हैं जो बड़े फैशन आइकन होते हैं और कुछ उनके रोल्स सोसाइटी के लिए अलग होते हैं. तो ज़्यादा चमक धमक वाले बच्चे पर ज़्यादा पहले ध्यान जाता है और हम लोग कंपेयर मोस्टली अपने आप को उनसे करते हैं
बजाय उनके जो लोग चुपचाप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और फिर कभी बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो हम कहते हैं ये तो रातों रात स्टार बन गया। तो आप लोग उनमें से हैं कि आप लोगों की तैयारियां दिखती नहीं है, संघर्ष दिखता नहीं है, और जब उसका परिणाम आता है तो लोगों को लगता है कि ओवरनाइट ये कुछ चमत्कार हुआ है। तो अगर ऐसा भी कुछ हुआ हो तो आप ज़रूर साझा करें। अगर ऐसा अचानक कुछ चमत्कार होते हैं ज़िंदगी में या नहीं होते हैं तो वो भी बताएं बच्चों को। मतलब इसमें जो आपके जीवन में क्या लगता है कि कुछ चमत्कार ऐसे भी हुए, आपने मेहनत नहीं की लेकिन आपको मिल गया? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे जब भी जिसमें मैंने सपोज कोई एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं की तो वहाँ पे मुझे अच्छे मार्क मिल, मैं फेल ही हुआ हूँ। तो अच्छा, मुझे- फेल हुए हैं? हाँ, फेल कुछ सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम्स बीच में जो होते हैं अच्छा, उसमें जहाँ जहाँ मुझे पता चला कि जब भी तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तभी ये मिला। मेरे टीचर ने, हॉस्टल के वार्डन थे, उन्होंने बताया था देखो तुम डिसेबल हो तो, लेकिन बाकी जो तुम्हारे साथ है बच्चे वो नॉर्मल है, उनको अगर एजुकेशन से वो कुछ नहीं बन पाए तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। तो तुम्हें उसमें ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि तुम नॉर्मल काम नहीं कर सकते। लेकिन इनके अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो एजुकेशन नहीं ले पाए तो एनीथिंग दे कैन वर्क, बट यू कैन नॉट डू दैट। तो वो एक मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए यही एक टूल है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। कभी तो निराशा आई होगी, ऐसा तो नहीं है कि इंस्पिरेशन किसी से लेकर आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहें। कुछ पॉइंट तो ऐसा आता है जब लगता है कि अरे इतना कर लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, दुख तो होता है, फिर लगता है छोड़ो क्या करना है। उस पल को, उस वक्त को आपने कैसे झेला, कैसे निकले उससे? ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं कॉलेज के बाद जाना चाहता था यूएसए के लिए, रिसर्च एंड ऑल दैट। उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया बट कुछ हुआ नहीं। बट बाद में अभी मुझे लग रहा है कि यही सब ठीक है। तो अभी मुझे तो एक लग रहा है कि तुम अपना काम जो परसेवरेंस है, ये पेशेंस से बनाए रखो, करते रहो, फाइट कर। आपके पास दो ही चॉइस है, एक तो फाइट मत करो या फाइट करो। फाइट नहीं करेंगे तो और भी आपके प्रॉब्लम्स या दुख है वो डबल हो जाएंगे। इसीलिए फाइट करने से ही बेस्ट है, और फाइट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, आपको डेफिनेटली जो चाहते हो मिलेगा। आप दो चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस देते हैं, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। क्या वजह है? ये दो चीज़, एजुकेशन की तो रीज़न आपने बताए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए एजुकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ जैसा वेल्थ नहीं है। आपके पास वेल्थ जो है वो रिवर्सिबल है, एनी टाइम आ सकती है, जा सकती है एनी टाइम आप। बट हेल्थ एक बार इरिवर्सल हुई तो वापस नहीं आ सकता। तो हेल्थ से ही आप वेल्थ के लिए या बाकी जो भी आप करना चाहते हैं, सपना है, टारगेट है, उसके लिए आपके पास पहले तो एक हेल्थ होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ आप नुस्खे या ऐसा कुछ आपने कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बना रखी हो जिसको फॉलो करके बच्चे खुद को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और एजुकेशन लें और सक्सेस उनको मिले? ऐसा कुछ आपके पास बच्चों को देने के लिए कुछ है ऐसा सूत्र तो वो ज़रूर शेयर करें। ये मैं एक स्टोरी ऐसा बताना चाहूँगा, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी कि उसमें एक कंपनी एक इनोवेटिव कार बना रही होती है, जिसमें हाइड्रो कार हो सकती है या इलेक्ट्रिक कार। जो जिस दिन वो बन जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसको लॉन्चिंग यूनिट पे वो लेके आना चाहते थे। तो वो जो डोर है वो छोटा रहता है और वो कार बाहर नहीं आ पाती, तो हाइट कम होने की वजह से। तो वो मैनेजर्स या जो भी इंजीनियर है वो डिसाइड करते हैं कि इसे डिसेंबल करके हम बाहर आके असेंबल करेंगे या इसको डोर को तोड़ेंगे। तब गार्ड जो रहते हैं वो आके बता रहे होते हैं कि सर मैं, तो उनको बोलते हैं रुकिए हम ज़रा डिस्कस कर रहे हैं। तो गार्ड वापस पीछे जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल पाता तो वो गार्ड साहब को बुलाते हैं कि क्या कहना चाहते थे आप। तो वो गार्ड बताते हैं, जाके टायर की हवा निकाल देते हैं तो गाड़ी बाहर निकलती। ये स्टोरी का मतलब यही है कि एवरी वन ऑफ यू इज़ अ यूनिक, एवरी वन ऑफ यू इज़ अ स्पेशल। हर एक में एक टैलेंट है, वो टैलेंट को अपने देखना है,
वो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए उसको यूज़ करना है, क्योंकि हर पर्सन स्पेशल है। आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। आपके पास वो टैलेंट है, आपको ये देखिए कि आप भी स्पेशल है। बहुत लोग एक देखते मैं ये नहीं बन पाया, मैं वो हीरो नहीं बन पाया। आप कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही स्पेशल हो। आपको सिर्फ उस पर डटे रहना है और पेशेंस रखना है, आपको आपकी वो चीज़ मिल जाएगी। और आपकी कंट्री, आपकी सोसाइटी, फैमिली हो, वो वेट कर रहे हैं आपका वो जो निश हो, आपका जो टैलेंट हो, वो आप ढूंढे और वो बाहर लेके आए। कुछ आप मोटिवेशनल, कुछ अगर छोटा सा कुछ स्पीच आपके पास हो, जो आप, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, कुछ अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर बच्चों से इसके बारे में बताएं। ऐसा मोटिवेशनल तो यही है कि देखिए इस लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, दुख है, प्रॉब्लम्स है। ये वो वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा। प्रॉब्लम के लिए आप लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ के लिए आप कोई एक्सपीरियंस ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल के लिए पॉसिबल। बट आपको दो ही चॉइसेस बनेंगे, वो आप डिसाइड करना है। एक तो फाइट करना है या नहीं करना। आप नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो दुख है, वो मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। तो एक ही चॉइस बनता है, जब आप फाइट करते रहेंगे, डटे रहेंगे, लेकिन उसमें एक ही है कि आपको पेशेंस बनाए रखना है। एवरी स्टेप पे आपको लाइफ आपकी टेस्ट लेगी पेशेंस की। आप अगर वो डटे रहेंगे, पेशेंस छोड़ेंगे नहीं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। कुछ और आपके मन की बात आप कहना चाहते हैं बच्चों से? मैं एक ही, देखिए आपको लाइफ में सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, क्योंकि साइंटिफिकली मैं एक बताना चाहता हूँ कि हेल्थ जो है वो हेल्थ है क्या, कि जैसे बहुत कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर हार्ड वर्क ही करते रहेंगे। मनी के लिए स्मार्ट वर्क करिए, बट एक इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हार्ड वर्क से आपको जो वेल्थ मिलेगी उसका नाम है हेल्थ। और हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो हेल्थ का मीनिंग क्या है? हेल्थ इज़ नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, इट इज़ अ मेंटल हैप्पीनेस या फिटनेस आल्सो। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल के जिम में सिर्फ फिजिकल फिटनेस सिखाया जाता है, मेंटल फिटनेस या हैप्पीनेस सिखाया नहीं जाता। बहुत लोग अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि फिट रखें, बट आप अगर उनको जाके पूछेंगे आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड इन लाइफ, तो साइंटिफिकली देयर आर 4 हार्मोन्स विच आर रिलीज। ये 4 हार्मोन जब बैलेंस वेज में रिलीज होंगे तभी आप हैप्पी रहेंगे। तो सबसे पहला है एंडोर्फिन। ये साइंटिफिकली बात मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि लाइफ सिर्फ खुद के लिए नहीं है। तो पहला है एंडोर्फिन। ये कब रिलीज होता है? जब आप फिजिकल वर्क करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ काम करते हो, तो पेन होता है। तो पेन होने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन आपकी हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा है डोपामिन। ये कब रिलीज होता है? जब आप खुद के मटेरियल वर्ल्ड, ये पर्सनल है, सेल्फ के लिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए आप कोई अचीव कर पाते हो, मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये जब अचीव आपको मिल जाता है, या एग्जाम में आपने अच्छी पढ़ाई की, रिजल्ट अच्छा आया, तब डोपामिन रिलीज होता है। बट डोपामिन इज अ प्योरली टेम्पररी एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आप कोई मोबाइल लाए तो डोपामिन रिलीज होता है, आप कोई टीवी लाए तो डोपामिन रिलीज होता है, बट फिर भी आपका हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं होगा। तो थर्ड जो हार्मोन है वो सेरोटोनिन है, जिसमें आपको, आप अगर दूसरों के लिए बेनिफिट के लिए काम करेंगे, दूसरों को फ़ायदा देने के लिए कोशिश करेंगे, तब सेरोटोनिन रिलीज होगा। तो बहुत सारे जो मिलियनरीज है, बिलियनरीज है, वो डोनेशन क्यों करते हैं? उनके पास डोपामिन बहुत है, वो उब चुके हैं उससे, उनके पास एंडोर्फिन भी ला सकते हैं, बिकॉज फिजिकली वो इक्विपमेंट लाके स्ट्रेस पेन लाते हैं और उनको वो भी, बट सेरोटोनिन उनको नहीं मिलता। तो डोनेशन से वो डोनेट करते हैं, दूसरों के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। बट अभी भी हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक हार्मोन बचा है, वो बहुत ज़रूरी है, वो ऑक्सीटोनिन है, वो है लव एंड केयरिंग। तो आप सिर्फ डोनेट करेंगे लेकिन खाना भी खिलाएंगे, ह्यूमन टच, हैंडशेक, हगिंग करेंगे, लव एंड केयर। आपके फैमिली के साथ कोई आप मूवी देखेंगे, फ्रेंड्स के साथ आपकी वेल्थ शेयर करेंगे, उनके साथ पार्टी करेंगे, तब ये ऑक्सीटोनिन रिलीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि
सिर्फ आपको खुद के लिए जिएंगे तो ये लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। आपको दूसरों का बेनिफिट भी है और उनका एक ह्यूमन टच भी देना है, तब जाके आप एक संपूर्ण इंसान बन सकते हैं। और उसमें एक ही है कि आपको बैलेंस बना के रखना है। एक ही चीज़ के आप पीछे भागेंगे तो दूसरी चीज़ मिस हो सकती है, सिर्फ वेल्थ के लिए भागेंगे तो हेल्थ खराब हो सकती है। तो आपको चारों तरफ एक बैलेंस बना के ही रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके आपके टारगेट अचीव करना। अच्छा, अगर मैं इनको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, अर्निंग भी करनी है, स्टैब्लिश भी होना है लाइफ में, और जो कुछ हम कमाते हैं या जो ज़्यादा या कम जो भी हमारे पास है उसको उनके साथ बांटे जिनके पास हमसे कम है। और चौथी चीज़, हमारे जो सामाजिक जीवन है, परिवार है, दोस्त हैं और हमारे पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ एक सौहार्दपूर्ण जीवन हम बिताएं, जिससे कि हम लोग छूट रहे हैं आजकल। ये 4 चीज़ें मुझे लगता है आपने बताई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आपने जीवन का बहुत अच्छा सूत्र दिया है, इतने सुगम शब्दों में शायद किसी ने इस चीज़ को कभी हम लोगों को बताया नहीं था। अब आपसे बस एक सुरीला सा हमारा आग्रह है, आप गाते बहुत अच्छा है और आप क्योंकि इंस्पिरेशनल आपके टॉक है तो निश्चित रूप से गानों में भी वो इंस्पिरेशन दिखता है। आपके जो गीतों का चयन है वो भी ऐसा ही होता है कि जिसको सुनेंगे तो आपको कोई ना कोई उसमें इंस्पिरेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो हम कुछ ऐसा गाना आपसे सुनना चाहेंगे, 1 या 2 जो भी आप सुनाना चाहें, जितना सुनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। और डॉक्टर साहब गाते बहुत अच्छा है, अगर आप लोग आँख बंद करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कहीं किसी फिल्मी गायक की आवाज़ सुन रहे हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हो राही 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 हो राही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे गाने तैयार करें और आपका एक एल्बम बहुत जल्दी रिलीज़ हो, और रिलीज़ प्रोग्राम हम यहीं इसी मंच पर करें। थैंक यू। कुछ और गाने जो आपको पसंद है, कुछ अगर आप सुनाना चाहें। गाने तो बहुत हैं, कुछ नए गानों पर आपने कुछ ट्राई किया है? नहीं नए गाने नहीं, आप पुराने गाते हैं। किसको पसंद करते हैं ज़्यादा, रफ़ी, पुर, किशोर, मुकेश? किशोर कुमार या रफ़ी अल्सो, मोहम्मद रफ़ी साहब। कुछ अगर दूसरे कोई और गाने आपके पसंद के हो तो एक मुखड़ा आप ज़रूर हमें सुनाएं, हम उसका भी आनंद लेना चाहेंगे। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। बहुत सुंदर। ऐसा मन हो रहा है हम लोग सुनते ही हैं आपको, लेकिन हम आपके एल्बम लॉन्च का इंतज़ार करेंगे और उस दिन आपसे बहुत सारे गीत सुनेंगे और भी लंबी बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने अपनी बातें हमसे साझा की। बच्चों मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला? गाना सुनकर कैसा लगा? आपके ज़माने का गाना तो है नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा।
आज का हमारा चर्चा सत्र यही समाप्त होता है। अगली बार हम लोग फिर दो इसी तरह नायाब लोगों को लेकर आएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में चरम पर हैं और शीर्ष पर रहकर अपना काम कर रहे हैं। आप उनसे मिलिएगा, उनके चैलेंजेस देखिएगा और उनकी जीत देखिएगा। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया, बैठे, सुने और कुछ सीखा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का साथ। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत खूब। मैं तो आपके गीतों में खो ही गई थी, समय का ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि मुझे भी गाने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं इनके गीतों में ही खो गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे भी कुछ करना है। तो अमृता जी, आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और मेरी तरफ से डॉक्टर अंशुमन को एक छोटा सा मोमेंट हम भेंट करना चाहते हैं। आप कृपया इसे स्वीकार करिए। अब मैं अपने चीफ गेस्ट संजय सरदाना जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वो दो शब्द आकर हमारे इन होनहार लोगों का हौसला अफजाई करें। संजय सरदाना जी। इनके सामने यार मैं क्या बोलूँ, इतनी बड़ी हस्तियों के सामने ये ऑलरेडी जितने बड़े हैं। अब हम लोग तो क्या है, एक नॉर्मल आदमी है। क्या कहूँगा, मतलब यही कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाकी जो होगा वो होएगा ही। तो मस्त रहो, खुश रहो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो और उनकी बात ध्यान से सुनो, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।